मूवी की शुरुआत में हम साल 2024 को देखते हैं। इस टाइमलाइन में दुनिया के सभी शहरों में अफरा तफरी का माहौल था और हर एक बिल्डिंग आग के लपटों से घिरी हुई थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आधे से ज्यादा शहर खाली है और दूर दूर तक कोई आदमी निवास नहीं करता। अगले सीन में हमें 1988 के फिलाडेल्फिया शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हुडी पहनी हुई औरत कहीं पर जा रही होती है। आगे हमें एक पियानिस्ट, एक कुक और एक बस ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो रोज की तरह अपनी जॉब कर रहे थे। मगर तभी अचानक इन सारे लोगों के नाक से खून बहने लगता है और इसकी वजह से इन सब लोगों की मौत हो जाती है। वही उस बस ड्राइवर के हाथों वो बस क्रैश हो जाती है और नीचे जमीन पर एक बुक गिरती है। उस बुक का टाइटल होता है द अमेरिकन पेट्रियट। अगले सीन में हमें थॉमस नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो ड्यूटी पर जाने से पहले अपने प्रेग्नेंट वाइफ के लिए खाना बनाता है। ड्यूटी पर उसकी मुलाकात उसके एक टीममेट मैडॉक से होती है और ये दोनों उस साइड पर जाते हैं जहां पर वो बस क्रैश हुई थी। उस साइड पर थॉमस का ब्रदर इन लॉ हॉल्ट भी मौजूद होता है, जो एक डिटेक्टिव था। अब ये सारे ऑफिसर्स इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। जब ये लोग उस ड्राइवर की डेड बॉडी को देखते हैं तो उस ड्राइवर के गर्दन पर 3 अजीब से निशान होते हैं और एक्सीडेंट की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते हैं। जब ये लोग पियानिस्ट और उस कुक की बॉडी देखते हैं तो वहां भी उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ बिखरे दिखाई देते हैं और उनके गर्दन पर भी सेम वैसे ही निशान होते हैं जो उस बस ड्राइवर के गर्दन पर थे। कुछ समय बाद थॉमस और मैडॉक्स उस डॉक्टर से मिलते हैं जो इन विक्टिम्स की ऑटोप्सी कर रहा था, मतलब पोस्टमार्टम। वो डॉक्टर बताता है कि इन सभी विक्टिम्स को किसी ने पॉइजन या केमिकल इंजेक्ट किया है। जो घाव उन विक्टिम्स के गर्दन पर है वो निशान इन्हीं इंजेक्शंस की वजह से बना है। उसने उस पॉइजनस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, मगर उसे भी कुछ पता नहीं चल रहा। आगे मैडॉक्स और थॉमस बाहर खाना खाने जाते हैं और कुछ देर बाद थॉमस अपनी वाइफ के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है। तभी उन दोनों को उनके डिपार्टमेंट से कॉल आता है, ये कहकर कि उन्हें एक और केस मिला है जहां एक औरत के गर्दन पर सेम वैसे ही निशान है जो पिछले विक्टिम्स के गर्दन पर थे, मगर ये विक्टिम अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। ये पता चलते ही ये दोनों उस क्लब पर जाते हैं जहां पर हॉल्ट भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। वहां उन्हें पता चलता है कि इस विक्टिम के ऊपर एक हुडी पहने हुए औरत ने हमला किया और हुडी पहने हुए औरत के हाथ पर खून लगा हुआ था। इससे पहले कि ये विक्टिम और इंफॉर्मेशन बता पाती, उसकी मौत पिछले विक्टिम्स की तरह हो जाती है। अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हर ब्लैक औरत को इंटरोगेशन के लिए बुलाने लगते हैं ताकि वो उस हुडी वाले औरत को पकड़ सके। काफी कोशिश करने के बाद पुलिस वाले उस हुडी वाले औरत का एक स्केच बना लेते हैं और उन्हें उस लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है जहां पर उस औरत को लास्ट टाइम देखा गया था। वहां पहुंचते ही इन दोनों को वो हुडी वाली औरत दिख जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम राया है। राया थॉमस और मैडॉक्स को देखते ही वहां से भागने लगती है और एक सबवे स्टेशन पर छुप जाती है, मगर मैडॉक्स और थॉमस राया का पीछा करना नहीं छोड़ते। इस भागम दौड़ी में थॉमस के पेट्रोल कार में उसके लिए एक मैसेज आता है, ये कहकर कि उसकी वाइफ जीन की हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। वही थॉमस जब राया का पीछा कर रहा होता है तो उसे जमीन पर एक बहुत ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक वेपन मिलता है और थॉमस समझ जाता है कि राया ने इसी वेपन से उन विक्टिम्स पर हमला किया होगा। तब तक मैडॉक्स राया को ढूंढ लेता है जो एक पिलर के आड़े छुपी हुई थी। देखते ही देखते राया मैडॉक्स के पैर पर वार करके वहां से भागने की सोचती है, मगर तभी थॉमस इन दोनों को ढूंढ लेता है और राया के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। राया एक जगह रुक जाती है और कुछ अनाप शनाप बोलने लगती है जो थॉमस को कुछ समझ नहीं आता। राया थॉमस को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, ये कहकर कि उसे बेटी हुई है और वो मैडॉक्स के लिए शर्मिंदा है क्योंकि उसने उसके ऊपर वार किया था। अब थॉमस राया को रोकने की कोशिश करता है, मगर राया उस पर वार करके उसे एक बेंच से बांध देती है। तभी थॉमस को उस वेपन के बारे में याद आता है जो उसे कुछ देर पहले जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। जब थॉमस इस वेपन से राया पर हमला करता है तो वो बैलेंस आउट होकर पीछे गिर जाती है और ट्रेन को लगने से उसकी मौत हो जाती है। थॉमस को लगने लगता है कि राया अब मर चुकी है और ये केस अब क्लोज हो चुका है। तभी एक ऑफिसर थॉमस को उसके वाइफ के बारे में बताता है और ये सुनते ही वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल पर एक और पुलिस वाला थॉमस को बताने लगता है कि उसने राया के बारे में अपने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में चेक किया, ना ही राया की कोई आईडी है या कोई फिंगरप्रिंट। उन्हें राया के पास सिर्फ एक अजीब सी चाबी मिली है और कुछ नहीं। आगे वो ऑफिसर थॉमस से उसकी गन पूछता है क्योंकि राया के हाथ पर जो चोट लगी थी वो एक सर्विस रिवॉल्वर की थी। ये सुन थॉमस भी शॉक हो जाता है क्योंकि सबवे स्टेशन पर
किसी ने राया के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। आगे वहां की नर्स आकर थॉमस को बताती है कि उसके वाइफ की कंडीशन सीरियस है और ये सुन थॉमस अपनी वाइफ के पास भागता है। थॉमस आगे जीन के हाथ में वही ब्रेसलेट बांध देता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स थॉमस को उसकी बेटी दे देते हैं और बताते हैं कि जीन की मौत बच्चे को जन्म देते हुए हो गई। ये बात सुनकर थॉमस अंदर से टूट जाता है। आगे हमें 9 साल बाद ईयर 1997 में थॉमस को दिखाया जाता है जो अब एक डिटेक्टिव बन चुका था। आज उसकी बेटी एमी का बर्थडे होने के कारण वो आज का दिन ब्रेक ले लेता है ताकि वो एमी के साथ बाहर घूमने जा सके। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एमी के पास अब भी वो ब्रेसलेट है जो थॉमस ने जीन के लिए ला कर दिया था। फिर भी थॉमस एमी के हर बर्थडे पर उसे चार्म्स और ब्रेसलेट वगैरह ला कर देता। आगे ये बाप बेटी सिमेट्री पर जाते हैं जीन के कब्र पर फूल रखने के लिए, मगर वहां पर पहले से ही किसी ने फूल रख दिए थे और ये देख थॉमस थोड़ा शॉक हो जाता है। अब ये दोनों जू जाने का सोचते हैं, मगर तभी थॉमस को डिपार्टमेंट से कॉल आता है और इमरजेंसी होने के कारण थॉमस एमी को एक पुलिस ऑफिसर के पास रखकर उस क्राइम वाले सीन पर पहुंच जाता है। उस क्राइम सीन पर मैडॉक्स भी होता है और थॉमस मैडॉक्स से पूछता है कि क्या उसने जीन के कब्र पर फूल रखे थे। बदले में मैडॉक्स कहता है कि नहीं, उसने कोई फूल जीन के कब्र पर नहीं रखे। अब यहाँ थॉमस को पता चलता है कि मरने वाले शख्स के गर्दन पर सेम वैसे ही 3 निशान हैं जो ईयर 1988 में उन विक्टिम्स के गर्दन पर थे। इस विक्टिम को भी उसी पॉइजन से मार दिया गया था जो पिछले विक्टिम्स पर यूज किया गया था। अब इस क्राइम सीन पर हॉल्ट भी मौजूद होता है जो अब एक लेफ्टिनेंट बन चुका था। थॉमस हॉल्ट से पूछता है कि क्या उसने जीन के कब्र पर फूल रखे। बदले में हॉल्ट नहीं में जवाब देता है। जब ये लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें वही हुडी पहनी हुई औरत दिखाई देती है। ऑफिसर्स को लगने लगता है कि ये कोई राया की बहरूपिया होगी क्योंकि राया तो मर चुकी है। इसके बारे में पता करने थॉमस एमी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और राया के केस फाइल को ओपन करता है क्योंकि जब राया मरी थी थॉमस को लगने लगा कि ये केस अब क्लोज हो चुका है, इसलिए उसने वो फाइल कभी खोली ही नहीं। राया के बिलोंगिंग्स में उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो एग्जामिनेशन के लिए दे देता है। थॉमस को ये भी पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट वालों को और 2 बॉडीज मिले हैं जिनके गर्दन पर भी सेम वैसे ही घाव के निशान हैं। अब इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने थॉमस पुलिस स्टेशन में ही ठहर जाता है। थॉमस इस केस में लीड ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसे कोई सुराग नहीं मिलते। जब थॉमस सीसीटीवी फुटेज के फोटो को देखता है तो उस हुडी वाले औरत का हाथ जख्मी होता है सेम राया की तरह। आगे ऑफिसर्स को पता चलता है कि जो चाबी उन्हें राया के पास से बरामद हुई वो चाबी किसी एयरक्राफ्ट की है और ऐसे एयरक्राफ्ट्स 1996 में ही बनना शुरू हुए, जबकि ये चाबी थॉमस को ईयर 1988 में मिली थी। मालूम करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके एरिया में सिर्फ एक ही ऐसा एयरफील्ड है जहां पर वो एयरक्राफ्ट है। अब थॉमस तुरंत मैडॉक्स के साथ पुलिस स्टेशन से निकल जाता है, मगर तभी इनकी मुलाकात रॉल नाम के एक डॉक्टर से होती है। वो डॉक्टर बताने लगता है कि उसने इन सारे केसेस पर रिसर्च की है और हर लूनार पेरिगी को टाइम ट्रैवल का एक पोर्टल ओपन होता है, मतलब ब्लड मून के दिन। मगर मैडॉक्स और थॉमस को रॉल के बातों पर भरोसा नहीं होता और वो वहां से निकल जाते हैं। आगे थॉमस उस एयरफील्ड पर पहुंचता है और फेंस चढ़कर उस एयरफील्ड के गार्ड से मिलता है। वो उस गार्ड से पूछता है कि क्या उसने किसी हुडी वाले औरत को यहाँ पर आता जाता देखा, मगर वो आदमी साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसने किसी भी शख्स को एयरफील्ड के अंदर आता नहीं देखा। उस आदमी को देखकर थॉमस समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे पेपर के जरिए बात करने लगता है। इससे पहले कि वो गार्ड कुछ लिखता, वहां पर राया आ जाती है जो जरा भी बूढ़ी नहीं हुई थी। वो सीधा थॉमस पर अपनी बंदूक पॉइंट करती है और थॉमस को अपनी गन नीचे जमीन पर रख देने को बोलती है। वो आगे उस गार्ड से कहती है कि वो थॉमस को बांध दे। जब वो गार्ड थॉमस को बांध रहा होता है तो थॉमस चुपके से मैडॉक्स को फोन करता है और मैडॉक्स राया की आवाज सुनकर समझ जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। आगे राया उस गार्ड से प्लेन की चाबी पूछती है और वो गार्ड चाबी लाने के बहाने एक गन उठा लेता है, मगर तभी राया उस पर वार करके उसे नॉक कर देती है। तब तक मैडॉक्स भी वहां पर आ जाता है और राया गलती से उसे शूट कर देती है, जिससे मैडॉक्स की मौत हो जाती है। वही हॉल्ट अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ एयरफील्ड पर पहुंच जाता है। वही राया थॉमस को लेकर प्लेन से वहां से निकल जाती है और थॉमस अब बेहोश हो जाता है। जब थॉमस को होश आता है तो राया कहती है कि वो उसे फॉलो ना करे और वो ये सब लोगों की जान बचाने के लिए कर रही है। वो अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि हर 9 साल में
चांद का लूनर पेरिग्री वाला इवेंट होता है जिसके माध्यम से वो ये सब कर पा रही है। मगर राया इस चीज के बारे में थॉमस को ज्यादा कुछ नहीं बताती। आगे राया थॉमस को प्लेन से ढकेल देती है और वो ऊपर से नीचे पानी में गिर जाता है। थॉमस तैरते हुए नदी के किनारे तक आ जाता है जहाँ पर उसे वो क्रैश हुई प्लेन दिखाई देती है, मगर वहाँ पर राया नहीं होती। अगली सुबह हॉल्ट वहाँ पर आता है और थॉमस की लापरवाही के लिए उसे डांटने लगता है, क्योंकि इन सब चक्करों में उसकी जान भी जा सकती थी। आगे हॉल्ट वहाँ राया की बॉडी ढूंढने लगता है। थॉमस कहता है कि राया एक टाइम ट्रेवलर है और उसे यहाँ राया की बॉडी नहीं मिलने वाली। अगले सीन में हम 9 साल बाद ईयर 2006 में थॉमस को देखते हैं, जो किसी हैरोल्ड नाम के एक आदमी की कब्र खोद रहा होता है और हैरोल्ड के स्केलेटन पर भी सेम वैसे ही निशान होते हैं जो बाकी विक्टिम्स पर थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस इस केस को लेकर इतना हावी हो चुका है कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया ताकि वो राया की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। वो अपने कार में ही रहता और रेडियो के जरिए न्यूज सुनता। थॉमस इस केस को सॉल्व करने के लिए मून और उसके एनर्जीज के बारे में भी पढ़ रहा होता है। वो डॉक्टर रॉल से मिलने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई आता पता नहीं था। आगे थॉमस हैरोल्ड का एड्रेस निकालकर उसके घर पर जाता है और हैरोल्ड की बीवी से बात करता है। हैरोल्ड की बीवी थॉमस को बताती है कि हैरोल्ड एक मिलिट्री ग्रुप को चलाता था और इस काम में हैरोल्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हेदर भी उसकी मदद कर रही थी। थॉमस हेदर के नाम के साथ साथ उस मिलिट्री ग्रुप के बाकी लोगों के नाम भी लिख लेता है। अब इस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम होते हैं जिन्हें राया ने मारा था। आगे थॉमस एमी को पिक करने स्कूल पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी अब हॉल्ट के घर पर रह रही है और एमी की मुलाकात थॉमस से बहुत कम होती है। अब थॉमस एमी को हॉल्ट के घर पर छोड़ देता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जो एक नया ब्रेसलेट था, मगर एमी ने कब का ब्रेसलेट पहनना छोड़ दिया था। आगे थॉमस हॉल्ट से मिलता है और उसे अपनी सारी रिसर्च दिखाता है। वो कहता है कि राया एक मिलिट्री ग्रुप के सभी लोगों को मार रही है और उसके पास जो पॉइजन है वो राया ने फ्यूचर से यहाँ अपने साथ लाया था। राया टाइम में पीछे की तरफ जा रही है और उनकी ये दुनिया टाइम में फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। शायद यही वो कारण है जिससे राया अभी तक मरी नहीं। मगर इतना सब समझाने के बावजूद हॉल्ट थॉमस की बातों पर भरोसा नहीं करता, ये सोचकर कि शायद वो पागल हो गया है। थॉमस ये सुनकर रोने लगता है और कहता है कि उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बदले में हॉल्ट कहता है कि वो उसके लिए एक बढ़िया से थेरेपिस्ट से बात करेगा और उसका इलाज करेगा। बातों बातों में थॉमस हॉल्ट के पास से उसका बैज चुरा लेता है और डिपार्टमेंट पर कॉल करके अपना बैज नंबर बताता है ताकि उसे हेदर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मगर जब तक वो वहां जाता हेदर मर चुकी होती है और उस पर भी सेम वही घाव होते हैं। तभी उसे वहां राया दिखाई देती है और ये देख थॉमस राया पर गोली फायर करता है, जिससे राया का हाथ जख्मी हो जाता है। अब थॉमस वहां का ट्रक लेकर राया के पीछे पड़ जाता है, जो बाइक लेकर वहां से भाग रही थी। ये दोनों उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो प्लेन क्रैश हुई थी। थॉमस को अब वो जगह दिख जाती है जहां पर राया ने अपनी टाइम मशीन छुपाई थी, यानी एक सीवर में। मगर इससे पहले के वो राया को पकड़ता वो वहां से गायब हो जाती है। जब थॉमस सीवर से बाहर आता है तो हॉल्ट और बाकी पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं। तभी हम रॉल को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हमें साल 2015 में रॉल को दिखाया जाता है, जिसने वो पॉइजन बना लिया था जो राया अपने विक्टिम्स को मारने के लिए यूज कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस पॉइजन को दुनिया के किसी भी कोने से एक्टिवेट किया जा सकता है और यही वो कारण था कि सभी विक्टिम्स की मौत एक साथ हो रही थी। दरअसल रॉल वही नदी के किनारे उस पॉइजन को बना रहा था और उसका लैब भी वहीं था। अब थॉमस उसी बीच के किनारे राया का इंतजार कर रहा होता है। तभी एमी उसे फोन करके बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं और वो चाहती है कि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे तो थॉमस उसके पास मौजूद हो। तभी अचानक कोई शख्स थॉमस पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक वैन में होता है जहां रॉल बहुत सारे पिक्स के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। वो थॉमस को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेशन के जरिए उसे पता चला कि राया दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ दिनों के लिए थॉमस को कैद करके रखेगा ताकि राया अपना मिशन कंप्लीट कर सके। तभी थॉमस रॉल पर अटैक करता है, जिससे वो वैन क्रैश हो जाती है और थॉमस वापस उसी बीच पर जाकर राया का वेट करने लगता है। जब राया वहां पर आती है तो वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है और कहता है
कि अगर उसने उसे मार दिया तो आगे से ये मर्डर्स नहीं होंगे। बदले में राया कहती है कि थॉमस ने ही उसे ये सब करने को बोला था। राया आगे थॉमस को वो ब्रेसलेट दिखाती है जो उसे विरासत में मिला था। मतलब राया थॉमस की पोती है, क्योंकि थॉमस की बेटी एमी ने एक ब्लैक आदमी से शादी की, इसलिए वो आधी व्हाइट और आधी ब्लैक थी। वो आगे थॉमस को घर जाकर एमी के साथ अपना वक्त बिताने को बोलती है और वो यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम देगी। अब हमें बताया जाता है कि जब राया 9 साल की थी तो एक आदमी ने एक वैन में बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स रखे थे और इस एक्सप्लोजन में बहुत सारे लोगों की जान गई। बाद में इसी ब्लास्ट की वजह से लोगों में सिविल वॉर हुआ और उनके देश में आर्थिक संकट आ गया। आगे थॉमस उसी हॉस्पिटल में जाता है और राया से पहली बार मिलता है, जो कि एक छोटी बेबी थी। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।